तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात अयोध्या और रामनवमी की करेंगे। दरअसल रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन उनके भक्तों को बहुत आसानी से हो सके, इसके लिए 20 घंटे तक मंदिर के कपाट खुले रहेंगे और प्रभु श्री राम के भक्त अपने आराध्य रामलला के दर्शन कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या में 17 अप्रैल यानी रामनवमी के दिन रामलला का दरबार श्रद्धालुओं के लिए 20 घंटे खुला रहेगा। मंगला आरती के बाद ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से रामलला के दर्शन शुरू होंगे। श्रद्धालुओं को रात 11 बजे तक मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा। दर्शन के बीच रामलला का अभिषेक और श्रृंगार भी चलता रहेगा। इस दिन करीब 15 लाख श्रद्धालुओं के देश विदेश से अयोध्या पहुँचने का अनुमान है। रामलला के श्रृंगार आरती सुबह 5 बजे होगी। दर्शन और सभी पूजन पहले जैसा चलता रहेगा। भगवान को भोग लगाने के लिए समय समय पर थोड़ी देर के लिए पर्दा लगाया जाएगा। अन्य दिनों में श्रद्धालु राम मंदिर में सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक दर्शन करते हैं। रामनवमी के दिन राम मंदिर 5 घंटे ज्यादा खुला रहेगा। रामनवमी पर भीड़ उमड़ने के कारण 16 से 19 अप्रैल तक सुगम दर्शन पास, वीआईपी दर्शन पास, मंगला आरती पास, श्रृंगार आरती पास, शयन आरती पास नहीं बनेंगे। यानी 4 दिन किसी भी तरह के पास जारी नहीं किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बागपत में दबंगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई की। दबंगों ने युवक को दौड़ा कर बेल्टों से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीएसपी नेता का बेटा बताया जा रहा है पीड़ित। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगातार आग का तांडव जारी। आग से खेत में लगी गेहूं की 50 बीघा फसल जलकर राख। दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के रायबरेली में थ्रेसर मशीन की चपेट में आया युवक। थ्रेसर मशीन में फंसकर युवक का हाथ कटा। जिला अस्पताल में घायल युवक को भर्ती कराया गया। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में युवक की मौत, परिजनों में कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर लाठी डंडे चले, पत्थर और गोलियां भी चली। आपको बता दें, पीट कर बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, 3 गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में भू माफिया सुधीर गोयल की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने मुनादी कर 5 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। 2 प्लॉट, 1 कोठी और 12 निर्माणाधीन फ्लैट्स को कुर्क किया गया। यूपी के अंबेडकर नगर में मतदाताओं को किया जा रहा जागरूक। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। यूपी के अंबेडकर नगर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 3 बदमाश गिरफ्तार। अपहरण मुकदमे का वांछित आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। यूपी के झांसी में 3 दिन से लापता मासूम का शव गड्ढे में मिला। परिजनों में कोहराम। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। जो हमारा विकास करेगा हम उसके साथ है और तहे दिल से उनके हम साथ है। भरपूर उनका हम सहयोग देंगे। अब की बार 400 पार। जिस हिसाब से आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, मोदी की तरफ देख रही है और पूरा देश मोदी की तरफ देख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 400 पार का नारा सफल होने जा रहा है भारी बहुमत से। यहाँ बदायूं की सीट भी बहुत बम्पर जीत होने जा रही है। जिसने श्री राम जी को पकड़ लिया उसको किसी को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अब की बार सिर्फ मोदी सरकार और 400 के पार, क्योंकि जनता खुद दे रही है वोट। ऐसा नहीं जनता कह रही हमें सब जो सुविधाएं, कानून व्यवस्था, जल, स्वास्थ्य, सारी सुविधाएं मिल रही है। उसमें आशा है कि हम जो है मोदी पर ही सुरक्षित हैं। बदायूं सीट पर समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव और बीजेपी के दुर्विजय सिंह इस बार मैदान में हैं। दोनों ही नेता अपनी अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं, लेकिन वोटर्स क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। आपको क्या लग रहा है इस बार कौन आने वाला? इस बार तो बीजेपी आएगी, ये तो पक्का है, पक्का है। अच्छा, और पूरे देश में कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? मेरे हिसाब से तो 406 तो जानी चाहिए। 406? अब की बार मोदी सरकार। जी बिल्कुल। बदायूं में किसकी सरकार? बीजेपी। बीजेपी आएगी? जी जी बिल्कुल। विजय शाकी को ही जिताएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कौन जीतने वाला है बदायूं से? बदायूं से सबसे पहले बताइए।
बदायूं से तो दुर्विजय साक्षी जी जीतेंगे। बहुत अच्छा कैंडिडेट खड़ा करा है बीजेपी ने इस बार, और जहां से ज्यादा जितने हम लोग जागरूक करेंगे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। और इस बार 400 पार बदायूं से सबसे हाईएस्ट वोटिंग की कोशिश करेंगे, सबसे हाईएस्ट वोटिंग बदायूं से हो जाए, इसलिए हम लोगों को जागरूक भी करेंगे और कहेंगे वोट आप किसी को भी दें पर वोट दें। पर हमारा नारा यही है, अब की बार बीजेपी सरकार। बदायूं की जनता का मूड जानने के लिए हमारी कोशिश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की थी। वहां से आगे बढ़े और कुछ और लोगों का मूड भी हमने जाना। बिल्कुल कमल ही खिलेगा। मैं बताऊं, जिस तरीके से मोदी की गारंटी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जिस तरीके मोदी जी अपने खरे उतरे, घर घर राशन 2-2 बार पहुंचाया, और 25-25 सालों से जाने कितने मुद्दे थे, 370 धारा थी, कह रहे थे लोग खून की नदियां बह जाएंगी, एक पत्थर तक नहीं बिका। वो मुद्दा, राम मंदिर जैसा मुद्दा सुलझा दिया। हर मामले में मोदी जी अपने मुद्दे पे खरे उतरे हैं। इसी को देखते हुए फिर से कमल खिलेगा। बदायूं में तो केवल कमल खिलेगा, और हर इंसान, हर महिला, हर बच्चे, हर बुजुर्ग के दिल में, फोटो पे बस एक ही नाम है, मोदी योगी कमल का फूल। बिल्कुल निश्चित बात है कि बदायूं के अंदर कमल खिलेगा, और कमल खिलेगा नहीं, कमल एक इतिहास रचेगा। क्योंकि हमारी बरसों से बहुत ज्यादा मांग थी कि हमारे लिए एक लोकल प्रत्याशी चाहिए, जिस लोकल प्रत्याशी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारी मांगों को पूरा किया और हमारे लिए लोकल क्षेत्र का प्रत्याशी श्री दुर्विजय सिंह साक्षी जी को हमारे समक्ष चुनने के लिए भेजा। अब की बार 400 पार। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी का जो नारा है वो बिल्कुल सार्थक होगा। नगला मंदिर में खड़े होकर हम लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जो हमारी सरकार एनडीए की जो बनेगी, जो पूरी 400 के पार होगी, तो 400 के पार ही बनेगी। हमारे दुर्विजय सिंह जी ही जीतेंगे और कमल ही सबसे आगे रहेगा। भाजपा 400 के पार जाएगी। जो आज राष्ट्र का मुद्दा है, कोई भी पार्टी राष्ट्र की नहीं सोचती, अपने परिवार की नहीं सोचती है। इस वजह से भाजपा ही सबसे आगे रहेगी और उसको 400 पार होना है। तो बदायूं लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है, जहां बीजेपी एक बार फिर से अपनी सीट बचाने की कोशिश में लगी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी एमवाई समीकरण के जरिए बदायूं सीट को अपने नाम फिर से करना चाहती है। जाहिर तौर पर 1996 से लेकर 2019 तक समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है बदायूं लोकसभा सीट, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इस किले को जब भेदा था तो एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू यहां पर चलेगा या नहीं चलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस बार छवि देखी गई कि बार बार बदायूं सीट से प्रत्याशी बदले गए। पहले धर्मेंद्र यादव, फिर उसके बाद शिवपाल यादव, और फिर शिवपाल यादव ने सिफारिश की कि आदित्य यादव को यहां से चुनाव लड़ाया जाए। अब देखना होगा कि जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, उसमें जीतने कौन वाला है। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और चुनावी चौपाल के बाद बात पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की बात क्यों? दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को रामनवमी और चुनाव के पहले चरण से पहले आखिर दंगों की याद क्यों आ रही है और बार बार वो दंगों का जिक्र कर रही हैं? क्या इस बात के पीछे यह समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी चाहती हैं पश्चिम बंगाल के अंदर वोटरों का ध्रुवीकरण वो कर सके? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल क्या दीदी के हाथ से फिसल रहा है? कहीं मोदी के नाम पर बंगाल में बीजेपी के पक्ष में हवा ज्यादा तो नहीं बनने लगी है? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि पिछले साल रामनवमी पर बंगाल में दंगा हुआ था और इस बार चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को दंगा बहुत याद आ रहा है। वो पहले से ही भगवान राम के जन्म दिवस को दंगों का दिन बताने में लगी हैं। আমি সংখ্যালঘু ভাই বোনদের বলবো, যদি দেখেন স্লোগান দিচ্ছে 17 তারিখ ওটা ওদের দাঙ্গা করার দিন, আমি মনে করি ওটা মানুষের সম্মানের দিন হোক, ঐক্যের দিন হোক। গালাগালি দিলেও মাথা ঠান্ডা করে আল্লাহর নামে প্রে করবেন। बांग्ला में अगर ममता बनर्जी का यह बयान आपको समझ नहीं आया तो बता देते हैं कि बीजेपी के मुताबिक ममता बनर्जी मुस्लिमों को संबोधित करके कह रही हैं कि अगर वो 17 तारीख को नारेबाजी करते दिखें तो जान लें कि वो दिन उनके लिए दंगों का दिन है। इस बयान के खिलाफ बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने पोस्ट कर कहा है कि
ये शर्मनाक और विभाजनकारी टिप्पणी है, हमें उनके खिलाफ खड़ा करने वाली है। तृणमूल कांग्रेस हिंदुओं को अपनी ही मातृभूमि में दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। आज बंगाल के अंदर जिस तरह से ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार जिसकी जिम्मेवारी रक्षक की है, वो रक्षक जिम्मेवारी की बजाय भक्षकों को प्रोत्साहित कर रही है। 2 दिन में रामनवमी का पर्व है और उसके 2 दिन बाद वोटिंग होनी है। बस इसीलिए बंगाल में दंगा अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। मगर हिंदू त्योहार को दंगाइयों का दिन बताना क्या ममता की हताशा और तुष्टीकरण नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भ्रामक प्रचार को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव और बालकृष्ण को लंबी फटकार के बीच आज एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आज एक बार फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को पेश होना है। पतंजलि की दवाओं को लेकर किए भ्रामक दावों को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में दोनों की पेशी है। पिछली सुनवाई से पहले योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने हल्फनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांग ली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामे को अस्वीकार करते हुए कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के ड्रग कंट्रोलर को भी हल्फनामा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग्स कंट्रोलर से पूछा था कि